आज हमारे साथ स्टूडियो में मान्यवर आर के विद्यार्थी, प्रदेश अध्यक्ष, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक उत्तर प्रदेश जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीएन न्यूज़ नेटवर्क में। सर, आपसे ये जानना है कि भारत के जो असंगठित मजदूर हैं, किसान हैं, उनकी समस्या भारत में किस प्रकार की है और उसका समाधान क्या हो सकता है? चलिए, हम धन्यवाद करते हैं आपका और एमबीएन न्यूज नेटवर्क का कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर मेरे विचार जानने का एक निर्णय लिया। मैं जो अब तक अनुभव कर पाया हूं, इस संबंध में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में अगर कहीं से चर्चा उठती है तो ये मानवाधिकार की तरफ से एक आदेश हुआ था सभी देशों को कि वह अपने देश में इस असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए उनकी समस्या, उसके समाधान पर एक कमीशन बैठाएं और उस पर निर्णय करें। तो भारत सरकार ने 2004 और 2005 में नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो इसके लिए एक कमीशन बनाया गया था जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर अर्जुन सेन गुप्ता जी, जो उस समय राज्यसभा के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने जो रिकॉर्ड तैयार किया लंबे अरसे तक, 2007 में ये रिकॉर्ड तैयार होकर के मिला। तो इस रिकॉर्ड के अनुसार भारत देश में 83 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखमरी के शिकार हैं। उन 83 करोड़ में से 24 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आय 6 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से है, और 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आय प्रतिदिन 11 रुपए है। 29 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आय प्रतिदिन 20 करोड़ रुपए है, 20 रुपए प्रतिदिन है। तो इस तरह से अगर ये रिकॉर्ड जो उन्होंने बना कर दिया, लेकिन जैसे ही ये रिकॉर्ड बन करके आया वैसे ही भारत सरकार ने इस रिकॉर्ड को पूरी तरह रद्दी की टोकरी में डाल दिया, इसको छिपा दिया। हालांकि ये वेबसाइट पे मिल गया, ढूंढने पर मिल गया, लेकिन इसको इन्होंने छिपा दिया, इस पर कोई चर्चा नहीं आई। तो इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भारत सरकार की इस देश के जो 83 करोड़ लोग उस समय जो भुखमरी के शिकार थे, जिनके पास भोजन नहीं था, उनकी समस्या समाधान में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो उनकी समस्या को ही दफन कर देना चाहते थे, दफन कर दिए। तो ये जो समस्या है, उसी समस्या का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर ये मामला फैला। इस संबंध में एक बात मैं और कहूंगा कि आज जब से ये हमारा देश आजाद हुआ 1947 से, उसके पहले के हम देखते हैं कि तमाम वन क्षेत्रों में या सरकारी जमीनों पर बड़े बड़े फलदार पेड़ मिलते हैं। लेकिन जब से देश आजाद हुआ, योजनाबद्ध तरीके से सारे वन क्षेत्रों से और सरकारी जमीनों से फलदार पेड़ और फूलदार पेड़ों को कटवा दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि हमारे समाज का जो एसटी वर्ग है या दूसरे अन्य वर्ग जो वनों पर आश्रित हुआ करते थे, जिससे उनको भोजन मिला करता था, तो वो अपने आप को बलिष्ठ और मजबूत महसूस करते थे। लेकिन ये मनवादी हुकूमत ने देखा कि इनको तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये खाते पीते लोग मजबूत लोग हैं। तो उनको पूरी तरह से कमजोर करने के लिए वहां से वन क्षेत्रों से ये फलदार फूलदार पेड़ों को कटवाया गया, जिससे उनको जो प्रचुर मात्रा में आहार मिल जाता था, फल मेवे मिल जाते थे और शहद मिल जाता था, वो मिलना बंद हो गया। नतीजा निकला क्या कि बड़े पैमाने पर भूखमरी पैदा हुई, और उस भूखमरी के कारण लोग अपने पेट के लिए, पेट पालना करने के लिए बड़े बड़े शहरों की तरफ पलायन हुए हैं। यही वो समस्या है जिस समस्या के समाधान के लिए ये जो है मानवाधिकार ने इस पर जो है वो अपनी टिप्पणी किया था, और टिप्पणी करने के बाद ये योजना बनाई गई। लेकिन आज ये कहानी है। तो समस्या ये है। जी जी, कुछ बोल रहे हैं आप? ना बोला जाए सर, जी कंटिन्यू रखिए। तो समस्या ये है कि जब इतनी बड़े पैमाने पर हमारे देश में भुखमरी है और इनका कोई सुनने वाला नहीं है, इनके साथ साजिश हो रही है, तो आज की कहानी ये है
कि ये जो 83 करोड़ लोग थे, इन 83 करोड़ लोगों की संख्या बढ़ करके और ज्यादा हो गई है। क्योंकि रिकॉर्ड उसके बाद बनाया नहीं गया, तो रिकॉर्ड तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हालात हैं वो हालात से ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आज 83 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास जीने भर का कुछ भी व्यवस्था नहीं है, और ये सरकार, ये लोग बिल्कुल इसको करने वाले नहीं हैं। तो ये जो लोग नहीं करने वाले हैं तो फिर कैसे होगा? ऐसे लोगों को हम या तो मरने के लिए छोड़ दें, या तो फिर उनके लिए हमें कुछ करना होगा। तो हमें कुछ करना होगा, तो इसलिए हम जो है उस करने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना होगा, मैदान में उतरना होगा। हमारे देश में आज जो ये देश का खजाना है, देश का जो खजाना है, उस खजाने की चाबी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वोट के रूप में हमारे हाथों में दिया, लेकिन हमने अनजाने में अपने उस खजाने की चाबी को अपने उन दुश्मनों को दे दिया जो हमें जिंदा रखना भी नहीं चाहते, जो हमारे लिए हर तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं। हमने ये खजाने की चाबी उनको दे दिया, जिसके कारण हमारी ये जलालत हुई। और हम ये जब इस देश में अभी भी वो खजाने की चाबी हमारे हाथों में है, हम चाहते हैं कि इस देश के मूल निवासी समाज जो आज 80 करोड़ से ऊपर हो गए हैं, 83 करोड़ तो पहले थे और मेरा ख्याल है बढ़ गए होंगे, तो ऐसे लोगों के हाथ में ये खजाने की चाबी है। और अगर वो इस खजाने की चाबी को सही ढंग से इस्तेमाल करें और अपने समाज में तैयार करें, तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि जो आज ये इस देश के खजाने का 90% पूंजी, जो ये 3% लोगों की अय्याशी के लिए खर्च किया जा रहा है, उनके सुख और ऐश्वर्य के लिए खर्चा किया जा रहा है, तो उस खजाने की पूंजी का 90% इस देश के मूल निवासियों के पीछे खर्चा किया जा सकता है। और ऐसी हालात में इस देश के मूल निवासियों को, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनको उनके ही गांव, जिला, तहसील, ब्लॉक, राज्य में उनको उद्योग लगा करके उनको संपन्न किया सकता है, उनको सरकारी नौकरी दी जा सकती है, ऐसा मैं सोच पाता हूँ। अगर ये समाधान अगर ये लें तो हो सकता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हमारा लेबर जो गांव का ही है और हमारे गांव का ही कच्चा माल बड़े बड़े शहरों में जाता है, और बड़े बड़े शहरों में जाकर के वहां उत्पादन होता है, तो हमारे लेबरों का शोषण भी होता है, और उत्पादन से जो लाभ होता है वो बड़े बड़े शहरों की तरफ केंद्रित होता है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के यहाँ चला जाता है, और हम गांव में वैसे ही विपन्न और परेशान शुदा रहते हैं। जब हमारा ही धन है, हमारा ही कच्चा माल है, हमारा ही लेबर है, तो हमारी सरकारी नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि गांव में ही उसका उत्पादन हो और गांव से उत्पादन होकर के वो बड़े शहरों में जाए। अब इस संबंध में जो असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के बारे में मैं एक बड़ी बेबाक टिप्पणी करना चाहता हूं कि सन 1930 में विश्वव्यापी मंदी आई जी। विश्वव्यापी मंदी का परिणाम निकला कि पूरे दुनिया में भूखमरी, बेरोजगारी, लाचारी और महंगाई बढ़ गई। लेकिन रसिया एक ऐसा देश था, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएसएसआर जो है, कि वहां पर विश्वव्यापी मंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वहां पर जो क्रांति हुई थी 1848 के जो क्रांति हुई, उस क्रांति के कारण रसिया में प्राइवेटाइजेशन खत्म हो गया, सारा कुछ सरकारी नियंत्रण में आ गया। और सरकारी नियंत्रण में आने के बाद जो हालात आज भारत में हमारे लोगों की है, उससे भी बुरी हालत रसिया में थी। लेकिन जब वहां क्रांति हुई और सरकारी नियंत्रण में सब कुछ आया, तो सब लोगों को वहां रोजगार मिला और वहां भूखमरी की समस्या खत्म हो गई। 1930 जैसी महामंदी का भी वहां कोई असर नहीं पड़ा। तो अगर हमारे लोगों को ये चिंता हो, हमारे लोगों को इस बात का प्रवाह हो कि यहाँ के लोगों को भी भुखमरी से उबारना है, तो हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन को खत्म करके यहाँ पर सारी अर्थव्यवस्था को सरकारी नियंत्रण में लेना होगा, और सरकारी नियंत्रण में लेने के बाद से सभी लोगों का अच्छे से गुजर हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो समस्या है, ये समस्या जो यहाँ है, वो समस्या ब्राह्मणवादी दिमाग से ये पैदा की गई है। समस्या का समाधान है, जब रसिया में समस्या का समाधान हो सकता है, चाइना में हो सकता है। जिस चाइना में केवल बर्फ और रेगिस्तान हुआ करता था, जहां कुछ भी नहीं हुआ करता था, जो भारत पर आश्रित हुआ करता था, आज वो चाइना इतना उत्पादन कर रहा है कि हर घर में आज चाइना का प्रोडक्ट हमारे मिलेगा। तो चाइना जब डेवलप कर सकता है,
तो फिर भारत क्यों नहीं डेवलप कर सकता? भारत में सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ जो दिमाग में जो मनुवादी व्यवस्था है, उस मनुवादी व्यवस्था के दिमाग में है कि इस देश के मूल निवासियों के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, और इसी नियत के तहत यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। जब तक इस देश का मूल निवासी समाज संगठित होकर के इनसे अपने हक अधिकार नहीं छीनेगा, इनसे खजाने की चाबी लेकर खजाने पर कब्जा नहीं करेगा, सत्ता पर कब्जा नहीं करेगा, तब तक ये मनवादी जो है किसी भी हालत में यहाँ इस देश के मूल निवासियों को सकुशल जीवित नहीं रहने देना चाहेंगे। ऐसा मेरा मानना है। जी जी। मेरा से दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जी। जिस तरह से आज के जो मीडिया में जो प्रचारित चल रहा है, आपने जो समस्याएं गिनाई बहुत गंभीर है भारत के लोगों के लिए। करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं, 6 रुपया 10 रुपया उसका रोज का मेहनताना है। लेकिन मुख्य मीडिया जो है या तो रिफाल अभी दिखा रहा है, या फिर वो राम मंदिर है, या दूसरे तीसरे मुद्दे पर लोग को उलझाए हुए। मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ। सर, अभी अनेक सारी राजनीतिक पार्टियां होने के बावजूद भी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक बने हुए आज लगभग 2 साल हो गए, और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये जिस तरह से लोग इसको हाथों हाथ ले रहे हैं, मुझे लगता है बहुत तेजी से ये जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है वो अपने लक्ष्य को हासिल करेगी। मुझे सर इसका इतिहास बताएं, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या क्या भूमिका रही? जी। जो ये समस्या है, उस समस्या पर मैं आपको जब इस बात की चर्चा कर रहा था कि 2004 और 5 से 7 के बीच में जो रिपोर्ट तैयार हुई, उस रिपोर्ट के अनुसार इस देश में 83 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, जिनके पास न दवा है, खाने का नहीं है तो दवा का मतलब नहीं है, न खाने का है, न दवा का है, न रहने का है। तो ऐसे लोगों की जो समस्या है, उस समस्या को आज तक इस देश में जो ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं उन्होंने उठाया क्या? नहीं उठाया। उन्होंने उसको और ढाकबूंद करके दबा के रखा, इस समस्या को उन्होंने उठाया नहीं। दूसरी तरफ जो इस देश के मूल निवासी समाज के लोगों ने जो पार्टियां बना रखी है, वो कहते तो हैं कि हम शूद्र हैं, बैकवर्ड हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, आपके हमदर्द हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, लेकिन इतनी बड़ी गंभीर समस्या को आज तक ये नहीं उठाया गया। ये 2007 से 2020 के बीच का कितने साल का समय हुआ है? इतने वर्षों तक कोई भी इस समस्या को नहीं उठा सका। आज इस समस्या को उठाने के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का बनना जरूरी था। अगर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक आज ये नहीं होती तो शायद मेरे ख्याल से ये समस्या भी आज उठने वाली नहीं थी। एमबीएन न्यूज नेटवर्क को हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज ये अवसर दिया कि हम जो है वो इस समस्या को उठा पाए। तो ये समस्या, ऐसी समस्याएं एक नहीं, नाना प्रकार की समस्याएं हैं। ये जो पहले से मर रहे हैं वो तो मर ही रहे हैं, जो आज कुछ जी रहे हैं, जिनके पास जीवन का साधन है, उनके जीवन के साधन को भी सन 1993 से प्राइवेटाइजेशन करके जो है उसको भी सरकारी मतलब उसको भी छीना जा रहा है। अब ये प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है। इसको कुछ लोग रोजी रोटी से जोड़ते हैं, कुछ लोग रोजी रोटी से जोड़ते हैं, लेकिन मैं जो जोड़ता हूं मैं इस तरह से जोड़ता हूं कि आज जो सरकारी संपत्तियां हैं, इस देश के सभी निवासियों का उन सरकारी संपत्तियों में मालिकाना हक है, और वो भी बराबर का हक है। इस देश का मूल निवासी चूंकि 90% है, इसलिए देश की सारी सरकारी संपत्तियों पर इस देश के मूल निवासियों का 90% मालिकाना हक है, स्वामित्व है। और इस स्वामित्व का उपभोग करने के लिए हमें हमारा संविधान, हमारा अधिकार हमको इजाजत देता है। लेकिन यहाँ सोचने की बात है कि अगर इन सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट ब्राह्मण बनियों के हाथ में बेच दिया जाए, पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया जाए, तो क्या फिर इस देश के मूल निवासियों का स्वामित्व इसमें रह जाता है? तो ये तो इस देश के मूल निवासियों का सरकारी संपत्ति पे जो इनका आधिपत्य है, उनको बेदखल करने का षड्यंत्र हो रहा है। और ये षड्यंत्र इसलिए हो रहा है कि वर्तमान मनुवादी व्यवस्था इस देश में कुलीन तंत्र लाना चाहती है, सामंती शासन लाना चाहती है। कुलीन तंत्र और सामंती शासन लाने के बाद तब फिर ये
इनका नियंत्रण बड़ा अजीब ढंग का होने वाला है, जिसको मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं कि कुलीन तंत्र के बाद ये धर्मतंत्र की राजनीति लाएंगे। और धर्मतंत्र की राजनीति वो राजनीति होती है जो मनुस्मृति की राजनीति थी, जिसमें कि पुरोहित वर्ग को न्याय से बाहर रखा जाएगा। उनके लिए न्याय, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, वो कानून के ऊपर हो जाते हैं। ये है धर्मतंत्र की राजनीति, और वो राजनीति ये लाना चाहते हैं, वो मनुस्मृति ये लाना चाहते हैं। यही बात इनके गोलवलकर ने कहा था, यही बात इनके हेडगेवार ने कहा था, यही लाने की इनकी मंशा है। और इस मंशा को आप लोगों को, हमारे लोग, बुद्धिजीवी लोगों को समझना चाहिए और उसके लिए सावधान रहना चाहिए। तो प्रश्न आपका क्या था? मुझे लगता है कि मैं कहीं दूसरी तरफ भाग गया। हाँ तो जी, मैं चाह रहा था और इस समस्या के समाधान के लिए हमको, चूंकि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो राजनीतिक पार्टियां इन बुनियादी समस्याओं को न उठाने वाले हैं, न बोलने वाले हैं, न करने वाले हैं, और मनवादी व्यवस्था के लोग अपनी मनमानी चलाते जा रहे हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की जरूरत महसूस हुई कि एक संगठन ऐसा होना चाहिए जो लोकतांत्रिक संगठन होना चाहिए। क्योंकि व्यक्तिवादी संगठनों का जो नजरिया है, तो व्यक्तिवादी संगठन जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह हैं, प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह काम करते हैं, जिसमें उनके एजेंट होते हैं और कुछ उनके कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए उनके द्वारा काम करते हैं। तो जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह काम करते हैं, तो फिर वो अपने निजी फायदे के लिए भी काम करते हैं, वो कुछ लोगों के फायदे के लिए काम करते हैं। वहीं पर लोकतांत्रिक संगठन अगर नहीं होगा तो फिर समग्र का भला नहीं हो सकता, समाज का भला नहीं हो सकता, क्योंकि वो कुछ लोगों के लिए निर्णय लेने वाली पार्टियां होती हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक एक लोकतांत्रिक संगठन है जो संस्थागत है और जो एक समूह द्वारा गवर्न होता है। आपको एक चीज बड़ी अच्छी समझ में आई होगी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के कार्यकर्ताओं को देखते हुए आपने समझा होगा कि इस पार्टी में नेता बड़ा से बड़ा होगा, लेकिन उसका जिंदाबाद नहीं बोला जाएगा, उसका जिंदाबाद नहीं होगा, उसको माला फूल नहीं पहनाया जाएगा। क्योंकि जिंदाबाद और माला फूल एक ऐसी चीज है जो लोगों के अंदर सुप्रीमो का गुण पैदा करती है, और जिसके अंदर सुप्रीमो का गुण पैदा हो जाता है वो अपने ही संगठन के अन्य बुद्धिजीवियों की हत्या करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बुद्धिजीवी हमारे ही संगठन में तैयार हो जाए और कल के हमारे लिए चुनौती बन जाए। तो इसलिए वो बुद्धिजीवी वर्ग का हत्या करता है, और जहां बुद्धिजीवी वर्ग की हत्या होती है, बुद्धिजीवी वर्ग जैसे संगठन में नहीं होता है, वो संगठन आगे नहीं बन पाता है। ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है। इसीलिए इस देश में तमाम बानी बनाई पार्टियां वो राष्ट्रीय स्तर पे नहीं जा पाई, क्षेत्रीय स्तर पर ही उनका वजूद बना रह गया, क्योंकि उनके साथ बुद्धिजीवी वर्ग नहीं रहा। वो कुछ लिमिटेड लोगों को लेकर के, जिनको एजेंट कह लीजिए या जिनको उनके कर्मचारी कह लीजिए, इस तरह की जो स्थिति रही, इस तरह की स्थिति में जो लोग करते रहे, तो उनकी पार्टी राष्ट्रीय नहीं हो पाई, बल्कि वो क्षेत्रीय रही, और क्षेत्रीय में भी वो बहुत उन्नति शिखर पे रहे, लेकिन आज वो धराशायी होकर के धरातल पे जमीन पे आ गए। तो ये जो परिस्थिति निर्माण हुई है, तो इस परिस्थितियों से लड़ने के लिए जब तक लोकतांत्रिक संगठन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक एक लोकतांत्रिक संगठन का निर्माण किया गया। हम धन्यवाद करते हैं अपने उन तमाम बुद्धिजीवी साथियों का जिन्होंने ऐसी सोच पैदा किया कि जिस देश में लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो रहा है, पार्टियों में तो पहले ही खत्म हो गया, अब जिन पार्टियों में ही लोकतंत्र नहीं है वो लोकतंत्र की लड़ाई क्या लड़ेंगे? तो पार्टियों में जब लोकतंत्र नहीं है तो लोकतंत्र की लड़ाई नहीं होगी। और इसी कमजोरी का फायदा उठा करके इस देश के हुक्मरान लोगों ने लोकतंत्र को खत्म करने का पूरी तरह षड्यंत्र शुरू किया। तो इसके लिए लोकतांत्रिक पार्टी होना जरूरी था, और आज इसके लोकतांत्रिक होने के कारण इसको महत्व मिल रहा है। हमें ऐसा लगता है कि बुद्धिजीवी वर्ग इस बात को समझेगा, और जरूर समझेगा, और बहुत तेजी से इसको हम सब लोग आगे लेकर बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा ख्याल है, मेरा ये आपके प्रश्नों का उत्तर, अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो आप बताइए। जी नहीं, ठीक है सर, आपने भूमिका बताई कि इसके पीछे सामाजिक बुद्धिजीवी वर्ग का बहुत महत्व है, जिन्होंने सोच विचार करके इस पार्टी की पूरी तैयारी की है। ओके, थैंक्स सर, एंड ऑल द व्यूअर्स, हैव अ नाइस डे।